नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेन सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता का नया टॉपिक, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं और वो कहाँ से मिले और किसने खोजा और कब खोजा गया, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे समय समय पर उनको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके बताया करें अच्छा है या बुरा है या कैसा है, तो उसी तरह से आपको और भी अच्छी तरह से वीडियो इम्प्रूव करके बताए जा सकें। तो चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का बात करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल की बात करेंगे हम लोग। तो स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से स्थल हैं, तो देखें जरा। अगर कहा जाए कौन सा, हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। और किस नदी में खोजा गया था, रावी नदी पर। और किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था, 1921 में। और खोजा था कब, कहां पर, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब। पहले पंजाब पूरा भारतीय था, अब वर्तमान में जो स्थिति है वो कहां पर पड़ती है, मोंटगोमरी, पंजाब से स्थल खोजा गया था। तो याद रखेंगे पंजाब से हो गया। इसके बाद में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां से खोजा गया, सिंधु से नामक नदी के किनारे पर स्थित था। और राखल दास बनर्जी ने खोजा, कब खोजा, 1922 में। इसके बाद में अगर कहा जाए पाकिस्तान में वे भी खोजा गया, तो पाकिस्तान में कहां पर ये खोजा गया, लड़काना साहिब, यानी लड़काना में खोजा गया था। और लड़काना साहिब यहीं पर खोजा गया वो भी। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा, मोहनजोदड़ो की बात हुई। अगली बात करें कोटदीजी। कोटदीजी कहां पर खोजा गया, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे है। अगर कहें किसने खोजा, तो ये खोजा फजल अहमद ने खोजा। कब खोजा, 1953 में। और ये कहां पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खोजा गया ये भी। और ये कहां पर है, तो याद रखना खैरपुर नामक स्थान पर, पाकिस्तान में। इसके बाद में चौदड़ो। चौदड़ो कहां पर खोजा गया, तो चौदड़ो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी स्थल है और सिंधु नदी के किनारे है। अगर कहा जाए कहां खोजा गया, तो ये किस, पाकिस्तान में खोजा गया। और किसने खोजा, इसको खोजने में सहायता अगर कहा जाए किसने, तो आ जाएगा गोपाल मजूमदार। कब खोजा, 1931 में। सिंधु पाकिस्तान में खोजा गया। इसके बाद अगर कहें सुतका गेंडोर, तो ये सुतका गेंडोर कहाँ खोजा गया है, सुतका गेंडोर खोजा गया है पाकिस्तान में ही है। और ये किस नदी के, दासक नदी किनारे है। किसने खोजा है, ए स्टाइल ने खोजा है। अगर कहा जाए कब खोजा गया, 1927 में। और कहां पर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। अगली बात करें कालीबंगा, तो ये तो तुम्हारे थे, ये है सिंधु घाटी सभ्यता में पाकिस्तान में जो मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल खोजे गए, और भी पाकिस्तान के स्थल है। तो ये जो मेन पॉइंट है, ये मेन है, ये स्थल ज्यादा पूछे जाते हैं पाकिस्तान में। कौन, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कोटदीदी हो गया, चौदड़ो हो गया और सुतका गेंडोर हो गया। तो याद रखेंगे ये पाकिस्तान के हुए। इसके बाद में अगर हम बात करें कौन सा, पाकिस्तान के बाद में राजस्थान में कौन सा है, कालीबंगा। तो राजस्थान में कौन, कालीबंगन। अगर कहा जाए कालीबंगा कहां पर, किस नदी किनारे है, तो राजस्थान में है, एक नदी है घग्गर नदी। तो याद रखना घग्गर नदी किनारे किसने खोजा है, बी के थापर लाल है, बी के थापर लाल, बी के थापर लाल और ब्रजवासी ने, किसने, बी के थापर लाल और ब्रजवासी ने खोजा। याद रखेंगे कब खोजा गया, 53 में खोजा गया। और कहां पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। तो अगर कहा जाए भारत में खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा है, तो कालीबंगन बताया जाता है। भारत में खोजा जाने वाला सबसे पहला स्थल कौन सा, स्वतंत्रता के बाद कालीबंगन। और वैसे अगर कहा जाए कौन है, हड़प्पा है। अगला रंगपुर की बात करें, तो रंगपुर कहां पर, किस नदी किनारे, रंगपुर है मादर नदी किनारे। अगर कहा जाए किसने खोजा, तो रंगनाथ राव ने खोजा। रंगपुर रंगनाथ राव कब खोजा गया, ये भी 53 में खोजा गया। ये खोजा गया गुजरात में। कहां पर, गुजरात में काठियाबाद, गुजरात में काठियावाड़। इसके बाद में लोथल भोगवा नदी किनारे रंगनाथ राव ने खोजा, ये 57 में खोजा, 1900। और कहां पर, गुजरात के अहमदाबाद में खोजा गया। अगले बात करें धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ खोजा गया, तो याद रखना लूनी नदी किनारे है, धोलावीरा लूनी नदी किनारे। और लूनी नदी किनारे कहां पर, किसने खोजा, आर एस बिष्ट ने 85 में खोजा गया, कच्छ गुजरात में। क्योंकि लूनी नदी
आप पढ़ते हैं, जब नदियों पढ़ते हैं जो वर्तमान की नदियां हैं, तो लूनी नदी कच्छ के रण में दलदल में समा जाती है। तो उस तरह से याद रखना, लूनी नदी किनारे कौन सा है, धोला। और किस नदी किनारे, लूनी नदी किनारे। बनवाली, बनवाली कहे किसने खोजा, रंगोई नदी किनारे है, और आर एस बिष्ट ने ही खोजा, 74 में खोज हुई इसकी। और अगर कहा जाए कहाँ पर किसने खोजा, तो स्थान अगर कहा जाए हिसार, हरियाणा में। अगली बात करें, रोपड़, रोपड़ है सतलज नदी किनारे, या गिरधर शर्मा ने खोजा। और किसके नदी कहाँ पर स्थान कौन सा है, तो रोपड़ नामक पंजाब में स्थान पड़ेगा। और कब खोजा गया, 1953 में खोजा गया ये भी। अगर कहा जाए आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, हिंडन नदी किनारे है, और यज्ञदत्त शर्मा ने ही खोजा। और ये 1958 में खोजा गया, मेरठ उत्तर प्रदेश से खोजा गया। तो ये तो इसकी बात हुई। आगे बात करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने अभी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल देखे थे। अब उन्हीं स्थलों में हम लोग, पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता, उन्हीं हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों की हम लोग बात करेंगे। तो देखें जरा, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो मिलता है 5 किलोमीटर की परिसर में। हड़प्पा सभ्यता जो है, जो 5 किलोमीटर के विस्तार मिलता है। मैंने बताया था रावी नदी किनारे, लेकिन रावी नदी किस तट पे है, रावी नदी के बाएं वाले हिस्से पे मिलेगा, बाएं दाएं के हिस्से पर नहीं। रावी तट के किस नदी पर, रावी नदी के बाएं हिस्से पर मिल जाएगा। यहीं से मिलता है स्वास्तिक चिन्ह, और यहीं से मिलता है एक अन्नागार। और वो अन्नागार ऐसा है जो 6-6 कमरों की 2 पंक्तियों में है। 6-6 कमरों का मतलब है इस तरह से 2 पंक्तियां हैं, पहले वाले में 6 कमरे हैं और दूसरे वाले में भी 6 कमरे हैं। इस तरह से 6-6 12 कुल कमरे हैं, और अन्नागार है 6-6, एक पंक्ति में नहीं कह सकते, 2 पंक्ति में 6-6 कमरे बनाए गए हैं। अगली बात करें, इस तरह से यहाँ पर एक ग्रिड पद्धति से नगर बने हुए। ग्रिड पद्धति का मतलब है लंबवत, यानी सड़कें जो कटी होगी वो लंबवत कटी होगी, यानी चौराहे जो होंगे लंबवत होंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। तो याद रखना, इस तरह से ग्रिड पद्धति, यानी एक सड़क ये जा रही है और एक सड़क ये जा रही है, ये दोनों सड़कें आपस में लंबवत काटेंगी इस तरह से। तो ये होगा, इस तरह से सड़कें मिलेंगी, यानी यहाँ पर जो नगर बनते होंगे या भवन बनते होंगे सब ग्रिड पद्धति बनते होंगे। और मोहर पर जो मोहर मिली है, यहाँ से जो मोहर मिली, उस मोहर पर एक सींग का पशु मिला है। एक सींग का जो पशु मिला है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, हड़प्पा से मिले हैं। इसके बाद में यहाँ से R37 नामक एक कब्र मिली है। R37 नामक एक कब्र मिली है। उस कब्र में कितनी, 57 कब्रें मिली हैं। इस नाम की एक कब्र है, उसमें से इतनी कब्रें मिली हुई हैं, याद रखना। इसके बाद में एफ टीले पर, यानी एक वहां पर ऊंचाई पर टीला बना गया और उसका नाम रखा गया एफ टीला। और उस टीले पर 15 श्रमिक बस्तियां मिली हैं। 15 श्रमिक बस्तियों का मतलब है वहां पर श्रमिक बस्तियां जो मिली हैं, उन बस्तियों में से 7 जो बस्तियां हैं उत्तर में हैं, और इसके बाद 8 जो बस्तियां हैं इसके दक्षिण में हैं। तो सिंधु घाटी इसकी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो 7 बस्तियां उसमें उत्तर मिली हैं, इसके बाद 8 बस्तियां उसके दक्षिण मिली हैं। यहाँ के जो 100 होते थे, यानी मृत्यु जो शरीर हो जाता था, उस मृत्यु के शरीर को बाद में जब स्थिति पर लेटाते हैं तो उसमें उत्तर दिशा में सिर करते हैं और पैर को दक्षिण दिशा में करके लिटाया जाता था। जो वर्तमान स्थिति में ऐसा ही होता है हम लोगों के यहाँ पे हिंदू परंपरा में। तो याद रखना, 100 को उत्तर में सिर रखा जाता है, उत्तर में सिर रखा जाता है, दक्षिण में पैर को रखा जाता है। इसके बाद आगे बात करें, 5 लड़ियों वाला हार मिला है। एक यहाँ से 5 लड़ी का हार मिला हुआ है, और यहाँ पर जो महिला के गर्भ से एक वृक्ष उत्पन्न होता हुआ दिखाया गया चित्र में। उत्पन्न महिला के गर्भ से उत्पन्न होता हुआ चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े मिलते थे, जो पतली गर्दन वाले जिससे हम लोग सुराही बोलते हैं, पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े मिले हैं। यहाँ पर एक सुरक्षा दुर्ग मिला है, सुरक्षा दुर्ग मिला है, और उस सुरक्षा दुर्ग को व्यूलर ने नाम दिया है माउंट एबी। क्या नाम दिया है, उस सुरक्षा दुर्ग का नाम दिया है व्यूलर ने माउंट एबी नाम रखा गया है। इसके बाद में लाल रंग के बर्तन लाल रंग के होते थे, लेकिन उसमें काले रंग की चित्रकारी दर्शाई गई है। ये सब कहां से मिला, हमें हड़प्पा से मिला है। इसके बाद तांबे की बनी एक इक्का गाड़ी मिली है, तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी मिली है, और तांबे से बना हुआ एक दर्पण मिला है। तो हम याद रखना, ये चीजें हड़प्पा सभ्यता की बात हुई। अगला हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की देखें तो उन्हीं में जो मोहनजोदड़ो है
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, सबसे बड़ा नगर है, याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर और सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में, सबसे बड़ा नगर, जनसंख्या भी इसी में रहती होगी, तो सबसे ज्यादा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। और अगर कहें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर ये भी हो गया। अगर कहा जाए जो भी चीजें बड़ी बड़ी मिलती हैं सब मोहनजोदड़ो में ही मिलेगी, कितनी बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे। तो मैंने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर हो गया। मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता अभी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी किनारे था, लेकिन सिंधु नदी किनारे कौन से, दाएं भाग पे, जबकि हड़प्पा रावी नदी के बाएं भाग पे था। हड़प्पा रावी नदी के बाएं भाग पे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे दाएं भाग पे है। और इसे मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला अगर कहें जो जम्मू कश्मीर में जो सिंधी भाषा बोली जाती है उस सिंधी भाषा में इस मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में कहा जाता है। अगर कहें सबसे बड़ा, मैंने कहा ना हर चीज बड़ी बड़ी मिलेगी, सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला। जो सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला उसमें जो हम लोग नहाने के लिए, जब वो लोग नहाने के लिए उतरा करते थे, जब वो लोग नहाते थे तो नहाने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। उन सीढ़ियों में अगर कहा जाए उनकी दिशा क्या थी, तो ये उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी। इस तरह से अगर हम कहें, इस तरह से उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। इस तरह से बड़ी बड़ी सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण के क्रम में बनी होगी सीढ़ियां। इस तरह सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण में उतरते हुए क्रम में बनी होगी। तो याद रखना, तो क्या उत्तर से दक्षिण क्रम में सीढ़ियां। और जो ये स्नानागार बना था ये पक्की ईंटों का बना था। किसका बना था, पक्की ईंटों का बना था। अभी हम लोग देखेंगे जो ये ईंटें थी, ये देखें नीचे सबसे लिखा है सबसे बड़ी ईंट, जो सबसे बड़ी ईंट का आकार है ये बहुत कम आता है, याद रखें 51, 26 और 6, ये आयताकार मिलेगा क्योंकि क्षेत्रफल के रूप में है। अगर कहा जाए जो क्वेश्चन आता है वो आकार पूछता है किस रेशियो में ईंट लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का था, वो 4:2:1 में आता है ईंटों का, 4:2:1 में आता है ईंटों का। तो सामान्य ईंटें जो पक्की ईंटें बनी होती थी वो किसमें 4:2:1 में। जो सबसे छोटी ईंट मिली है वो 5:2:1 में मिली है। सबसे छोटी ईंट जो मिली है 5:2:1 में मिली हुई है, याद रखेंगे। अगर कहे पक्की ईंटों का, फिर मैंने कहा सबसे बड़ा अन्नागार भी मिला। हड़प्पा में ही मैंने बताया था अन्नागार, वो 12 कमरों का बनाया था, बताया था मैंने 6-6। तो अगर कहा जाए यहाँ पर क्या सबसे बड़ा अन्नागार है, और सबसे बड़ा अन्नागार और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बोली जाती है। हड़प्पा सभ्यता मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार वाली। तो याद रखेंगे। अगले बात करें अगर हम लोग, तो इसमें कौन सा आएगा, भवन। अगर कहें भवन, यहाँ पर कैसा भवन, वर्गाकार बनाए जाते थे, जो कैसा भवन, सभा वाला भवन। सभा भवन जो हुआ करता था वो वर्गाकार हुआ करता था, 27:27 के रेशियो में वर्गाकार में हुआ करता था। अगर कहें पुरोहित आवास, जो पुरोहित हुआ करते थे उनके लिए आवास हुआ करता था, उस आवास की बात करें तो पुरोहित आवास एक होता था। इसके बाद घोड़े की मृण मूर्ति, यानी घोड़े के मरे हुए घोड़े की एक मूर्ति बनाई गई थी, और वो मूर्ति मिलती है, और वो मूर्ति शेर खड़ी की बनी है। किसकी, वो मूर्ति किसकी बनी है, किस पद्धति, वो मूर्ति सैल खड़ी की बनी हुई है, याद रखना सैल खड़ी की बनी हुई है। और उसमें कौन सी पद्धति उपयोग की गई थी, तो याद रखना चिकोटी पद्धति। कौन सी, मूर्ति में जो घोड़ा था, घोड़े की जो मृण मूर्ति थी उसमें कौन सी पद्धति आती है, याद रखना चिकोटी पद्धति। अगला सेलखड़ी हो गई। अगला बात करें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में, दोनों ही पास पास ज्यादा थे या दूर नहीं थे, तो याद रखें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में जो कितना फासला मिलता है वो 482 किलोमीटर का फासला मिलता है। कितना मिलता है, 482 किलोमीटर का फासला मिलता है। याद रखना किसके, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बीच में किलोमीटर का फासला है। अगर कहें इन दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो जुड़वा राजधानी कहा है किसने, पिंगट ने कहा है। पिंगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। इसके बाद में यहाँ पर एक मोहर पर पुरुष देवता का चित्र मिलता है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक है, लेकिन यहाँ पर एक पुरुष देवता का चित्र मिलता है मोहर पर, जिसे वर्तमान में जो कहा जाता है शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव का माना जाता है। यानी शिव का प्राचीन रूप जो है पशुपति महादेव के रूप में माना जाता है। वो इस तरह से सिक्का के रूप में मिलता है। बीच में योगी के आसन में कोई पुरुष बैठा हुआ है, यहाँ पर योग मुद्रा के आसन में कोई पुरुष है, उसके अगर कहा जाए उस पुरुष के बाएं वाले इस वाले हिस्से पर गेंडा और भैंस है, और इधर अगर कहें तो कौन से दो मिलते हैं, तो याद रखेंगे व्यास यानी व्याघ्र, क्या मिलेगा, व्याघ्र
और हाथी का चित्र मिलता है। उसके नीचे क्या मिलता है, 2 हिरण, और ऊपर क्या मिलता है, त्रिशूल का चित्र मिलता है। याद रखेंगे इस तरह से। और अगर कहा जाए यह मुद्रा किससे बनी हुई है, तो यह मुद्रा सेल खड़ी से बनी हुई है। यह मोहर किससे बनी हुई है, यह मोहर भी सेल खड़ी से बनाई गई है। आगे बात करें, यह सबसे यहाँ पर एक रोग फैला, मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मलेरिया रोग के अगर कह दिया जाए हड़प्पा सभ्यता में मलेरिया रोग के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, या उसे उसी तो सिंधु घाटी गए उसी हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कह सकता है। कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना मोहनजोदड़ो से मिले हैं क्या, मलेरिया के रोग, यानी मलेरिया रोग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो याद रखना मोहनजोदड़ो से। अगर बात करें यहाँ से एक नटराज की मूर्ति मिली है। नटराज की जो मूर्ति मिली है, ये नटराज की मूर्ति कांस्य से बनी हुई है। कांस्य से बनी हुई नटराज की मूर्ति है। और याद रखना इनके बाएं हाथ पे, इस मूर्ति के बाएं हाथ जो है पूरा चूड़ियों से भरा हुआ दिखाया गया है, पूरा चूड़ियों से भरा हुआ दिखाया गया है, याद रखना। तो और अगर कहें ये कौन सी विधि से बना है, तो ये बनाएगी कास्टिंग शैली से। कौन सी शैली लगाई इसमें, कास्टिंग शैली। जबकि मैंने यहाँ पर घोड़ों की जो मृण मूर्ति थी वो कौन सी थी, चिकोटी पद्धति से सेल खड़ी से बनाई गई, जबकि ये किससे बनाई गई, ये कांस्य से बनाई गई है। आगे बात करें, पशुपति की मूर्ति मिली है यहाँ पर, पशुपति की भी मूर्ति मिली है। याद रखना ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति कहां से मिली है, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति कहां से मिली है, तो याद रखना दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति कहां से बताएंगे, तो मोहनजोदड़ो से। आगे बात करें, प्रत्येक यानी कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां प्रत्येक मकान में कुएं मिले हैं, तो प्रत्येक मकान में क्या है, कुएं के साक्ष्य मिले हैं, कहां से, मोहनजोदड़ो से। और मैंने कहा ईंटों का जो आकार था वो 4:2:1 पूछा जाता है, ईंटों का आकार। और सबसे छोटी ईंटें जो मिलती हैं 5:2:1 में मिलती हैं। हम लोग अगले नगर की बात करेंगे, तो देखते हैं अगला नगर। तो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो देखा, अभी हम बात करें सिंधु सभ्यता में चहुदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो और चहुदड़ो दोनों ही बहुत पास पास मिलते हैं, एक ही नदी पर है, दोनों ही सिंधु नदी पर मिलते हैं, दोनों ही कहां पर मिलते हैं, सिंधु नदी पर मिलते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं वाले हिस्से पर मिलेगा, जबकि चहुदड़ो सिंधु नदी के बाएं वाले तट पर मिलेगा। और उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी मिलती है, 130 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। यानी चहुदड़ो और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है, 130 किलोमीटर है। जबकि इससे पहले मैंने बताया था तुम्हें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में 482 किलोमीटर की दूरी मिलती है। यहाँ पर कितनी बताई, 130 किलोमीटर की दूरी। तो हम लोग बात करें अगर चहुदड़ो की, तो चहुदड़ो की जो खोज की बताया कि यहाँ पर ये स्थल है कोई, उनकी खोज की थी किसने, मजूमदार ने। किसने की, मजूमदार ने। वो की थी 1931, अभी बताया मैंने। और अगर कहें इसका उत्खनन किसने शुरू किया, इसका उत्खनन शुरू हुआ था 1935 में। किसने करवाया था, मैके ने करवाया। मैके के नेतृत्व में उत्खनन शुरू हुआ। तो मैंने अभी बात की सिंधु नदी के बाएं तट पे मिल जाएगा, सिंधु नदी के चहुदड़ो कहां पर मिल जाएगा, बाएं तट पे मिल जाएगा। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 130 किलोमीटर की होगी। अगर कहें यहाँ पर मनके बनाने कारखाने सबसे ज्यादा मिले, मनके बनाने कारखाने, जो मनके यानी खिलौने बनाए जाते थे वो बेलनाकार हुआ करते थे। और दवात बनाने के कारखाने, किसके, दवात बनाने के कारखाने मिले हैं, याद रखना। इसके बाद यहाँ 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है, 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो, 4 पहिए वाली गाड़ी। इसके बाद वक्राकार ईंटें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वक्राकार ईंटें किस स्थान पर मिलती हैं, तो चहुदड़ो पर वक्राकार ईंटें मिलेगी। यहाँ पर गोल भी ईंटें मिली हुई हैं। यहाँ पर कांस्य का एक बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी मिली है, कांस्य से बनी हुई बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी मिली हुई, याद रखना। अगर हम कहें एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है, जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं वो यहीं से कहानी बनाई गई है। बिल्ली का पीछा कुत्ता कैसे करता है, तो याद रखना एक ईंट ऐसी है, उस ईंट पर कुत्ते जो किसका पीछा कर रहे हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान दिखाए गए हैं, तो याद रखना। इसके बाद में जो जहां पर चहुदड़ो विकसित हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो चहुदड़ो विध्वंस हो चुका होगा। और इसके बाद वहां पर एक संस्कृति बनी होगी, उसे कहते हैं जूकर और झाकर संस्कृति, याद रखना। जोकर और झाकर संस्कृति का विकास हुआ कहां पर, चहुदड़ो नामक स्थान पर हुआ, पाकिस्तान में है ये भी। आगे बात करें यहाँ पर, इसके बाद में जो चहुदड़ो से और क्या मिला, चहुदड़ो से लिपस्टिक, कंगा, उस्तरा और काजल, इन सब चीजों का जितने भी श्रृंगार वाली चीजें हैं वो सब यहीं से मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर सिक्के जो आते हैं, यहाँ की जो सिक्कों पर 3 घड़ियाल
और 2 मछलियों के चित्र मिलते हैं। इसका मतलब सिक्कों पर क्या मिलता है, 3 घड़ियाल के चित्र और 2 मछलियों के चित्र मिलते हैं। और यहाँ से इसके बाद में जो मिट्टी की पकी यानी मिट्टी की पकी हुई जो ईंटें होती थी, उसी तरह से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां बनाई गई। मिट्टी की, जैसे हम लोग पहले कांच के उसे सीमेंट के जो पाइप आते थे, उसी तरह से सीमेंट वाले जो पाइप आते हैं वो छोटे छोटे भी आते थे, अब वो नहीं आते हैं, अब पीवीसी चलने लगी है। तो याद रखना, मिट्टी की पकी हुई, उसी तरह मिट्टी की पका कर बनाए जाने पाइप, उसी तरह से नालियां बनाई जाती थी, उसका उपयोग किया गया। तो याद रखें, ये चौहदड़ों की बात हुई। अगला हम बात करेंगे कालीबंगन की। तो कालीबंगन को हम लोग अभी देखें। अब हम देखते हैं कालीबंगन को। अगर कहें कालीबंगन क्या है, तो याद रखना, कालीबंगन भारत में इन स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला स्थल था कालीबंगन। और स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला भारत में स्थल कौन सा था, कालीबंगन था। तो याद रखना, अगर कहें इसे प्राक हड़प्पा भी कहते थे, इसे प्राक हड़प्पा भी कहा जाता था। और अगर कहें ये किस नदी पर है, घग्गर नदी पे, घग्गर नदी के बाएं तट पर है। घग्गर नदी के बाएं तट पे, ये बाएं दाएं याद रखना, घग्गर नदी के बाएं तट पे याद रखना काली चूड़ियां यहाँ से मिली हुई हैं, इसीलिए इसका नाम कालीबंगन भी नाम आया। और यहाँ पर ऊंट की जो हड्डियां हैं, ऊंट की हड्डियों के जो साक्ष्य मिले हैं, यहीं से मिले हैं, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में यहाँ से जो मिला है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ किस प्रकार की ईंटें, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, याद रखना। और वो भी ईंटें, जो कच्ची ईंटें हैं भी, वो नक्काशीदार ईंटें हैं। अगला बात करें, यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हुए हैं, भूकालीबंगन पे भूकंप के साक्ष्य मिले हुए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे लिंग पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके, लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इसके में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए जुते हुए खेतों के साक्ष्य है, लेकिन ये किससे जोते गए थे, तो लकड़ी का हल से जोता गया था यहाँ पर खेत। इसके बाद 7 हवन कुंड भी मिलते साक्ष्य मिलते हैं, 7 हवन कुंड बनाए गए। इसके बाद यहाँ पर फसल जो मिलती है, चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं, चना और सरसों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अगर कहें बेलनाकार एक तंदूर मिला है, बेलनाकार एक क्या मिला है, तंदूर मिला हुआ यहाँ से बेलनाकार। और अगर कहें पश्चिमी भाग में यहाँ पर जो टीले हुआ करते थे, कालीबंगन के जो पश्चिमी हिस्सा था, वहां पर जो टीले, वहां पर जो मकान हुआ करते थे, वो छोटे थे। और इसके बाद पूर्वी भाग पर जो टीले हुआ करते थे, वो बड़े बड़े आकार के टीले थे। अगर बात करें आगे, तो पश्चिमी जो टीले हुआ करते थे, उनका नाम आता है कालीबंगन, उन्हीं का नाम, पश्चिमी टीले का नाम रखा गया कालीबंगन। और यहाँ से क्या, लाल और गुलाबी रंग के चौक से निर्मित मृत भांड मिले हुए हैं, लाल और गुलाबी रंग से निर्मित, चौक से निर्मित मृत भांड यहाँ से मिले हुए हैं। अगले हम लोग बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे। तो लोथल देखते हैं हम लोग। तो याद रखना, सिंधु सभ्यता का एक वाणिज्यिक राजधानी लोथल को कहा जाता है। लोथल क्या है, लोथल एक सिंधु सभ्यता की एक वाणिज्यिक राजधानी है। लोथल सिंधु सभ्यता की एक क्या है, वाणिज्यिक राजधानी है। अगर कहा जाए ये कहाँ पर है, तो याद रखना अहमदाबाद के पास पड़ता है। लेकिन अहमदाबाद से कितने किलोमीटर की दूर पर, 80 किलोमीटर की दूर खंबात की खाड़ी में लोथल मिलता है। कहाँ पर मिलेगा, खंबात की खाड़ी में। यहाँ सफाई के प्रति बहुत लोग सजग थे, लोथल में सफाई के प्रति बहुत लोग सजग थे, यहाँ पे सफाई के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक बंदरगाह है, वो गोदीवाड़ा जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह कहाँ पर मिलता है, लोथल में मिलता है। यहाँ पर कपास के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की नाव मिली है, यहाँ पर मिट्टी के नाव के साक्ष्य मिले, और रंगाई के कुंड मिले हुए। यहाँ पर कह सकते हैं, जो कपड़े हुआ करते थे, कपड़ों की विभिन्न प्रकार की रंगाई हुआ करती थी, तो वहां से ये कुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके बाद मृत भांड पर, जो मृत भांड है, उस मृत भांड पर पंचतंत्र जैसी कहानियां, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने जो पुस्तक लिखी है, उसमें कहानी में लोमड़ी और चिड़िया जैसी कहानी बताई गई है। वैसे यहाँ पर मृत भांडों पर कहानियां मिलती दर्शाई जाती हैं, एक दूसरे से लड़ते हुए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी हमने लिपि बताएंगे, तो उस कैसी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, उन चित्रात्मक लिपि के आधार पर बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अन्न पीसने वाली चक्की के साक्ष्य मिले, अन्न पीसने वाली एक चक्की भी मिली है। यहाँ पर फारस की मुद्रा मिली है। इसका मतलब यहाँ से पता चलता था कि फारस के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध भी थे। तो फारस की जो मुद्रा मिली है, वो किस आकार की थी, बेलनाकार की थी। इसके बाद यहाँ पर तराजू मिली हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो 100 है, एक युगल में मिले, जोड़ों में 100 मिले हुए हैं। जोड़ों में 100 मिलने के कारण यहाँ पर 3 जोड़ा मिलेंगे। कितने जोड़े मिले, 3 जोड़े मिले, याद रखना। यहाँ से कितने जोड़े मिले, 3 जोड़े मिले हैं। इस कारण इसे मृतकों का नगर कहते हैं। मृतकों का नगर कहते हैं तो लोथल को कहते हैं, लेकिन मृतकों का टीला कहते हैं तो याद रखना मोहनजोदड़ो को कहते हैं।
अगर कहीं यहाँ अग्नि वेदिकाएं मिली, हवन हुए होंगे, हवन के कारण अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। चावल के दाने के साथ मिले हुए हैं। यहाँ शतरंज का खेल, शतरंज के खेल हुआ करते थे, इसके साथ मिले हैं, याद रखने इंपॉर्टेंट है। दांत, जो हाथी का दांत हुआ करता तो उससे बनाए गए स्केल के साथ मिले हैं। या मम्मी, मम्मी जो मिस्र में जो पिरामिड आते हैं, मिस्र के जो पिरामिड मिलते हैं या मिस्र में जो मम्मी मिलती है, ठीक है, वो मम्मी जो है उसके यहाँ पर मॉडल के साथ मिले हैं। यहाँ पर मॉडल मिलता हुआ, इसके बाद घोड़े के अस्थि मिली है, यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं, और मिट्टी से निर्मित जो घोड़े हैं उनकी प्रतिभा मिली है। इसका मतलब यहाँ घोड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते हैं, घोड़े हुआ करते होंगे, युद्ध जैसे हुआ करते होंगे, तो उसके लिए यहाँ रखा गया है। अगले अगर बात करेंगे तो अगला है तो हम लोगों ने लोथल देखा, लोथल के बाद देखते हैं धोलावीरा, गुजरात वाला। धोलावीरा गुजरात में यहाँ से क्या क्या मिला है, और इसके बाद में बनावली से क्या क्या मिला है। ये 3-4 स्थल जो है इन्हीं स्थलों से अधिक आता है। तो हम धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा से मिला है विशाल जलाशय मिला है, यहाँ से विशाल जलाशय के भंडार मिले हैं। यहाँ से नेवले की एक पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। यहाँ पर स्टेडियम मिला, याद रखना यहाँ पर क्या मिला है, स्टेडियम। और ये स्टेडियम मिला, यहाँ पर क्या होता था, तकनीक सबसे ज्यादा विकसित हुई। तकनीक सबसे ज्यादा विकसित होने के कारण इसे एक नया नगर कहा गया, एक नया नगर कहा गया। तकनीक ज्यादा विकसित होने के कारण इसे क्या कहा गया, एक नया नगर कहा गया। सोने की अंगूठी मिली हुई है। याद रखना जल निकासी की उचित व्यवस्था थी, यहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था थी, इसीलिए तो जल का भंडार था। अगर कहीं यहाँ पर बनवारी वाली बात करें अगर हम, तो बनावली में, हरियाणा में, यहाँ पर मिट्टी के हल मिले हुए हैं। और अगर कहीं अच्छे किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं, अच्छे किस्म के क्या प्राप्त हुए, जौ प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें यहाँ से जल निकासी का अभाव था, बनावली में क्या था, जल निकासी का अभाव था, जल की, और धोलावीरा में जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। तो इस तरह से ये तुम्हारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट थे स्थल थे, उन स्थलों की बात की। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, वो अगले वीडियो में तुमको बताएंगे। तो जिसको वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। एक ही वीडियो में पूरी कहानी बताई जा रही है, तो एक ही वीडियो में अधिक से अधिक पूरे स्थल। अगला जो वीडियो आएगा उसमें उसकी आर्थिक स्थितियां, मुद्रा कैसी थी, लिपि कैसी थी, और कौन कौन से स्थल की विशेषता, मैन जो स्थल और छोटे बचे हुए हैं, जैसे राखी गढ़ी आता है। राखी गढ़ी जो सबसे बड़ा भारत का स्थल बोला जाता है, सबसे बड़ा भारत का स्थल है राखी गढ़ी। इस तरह से तो बहुत सारे बचे हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।